Hello everyone, myself Dr. Rajendra Kumar, Associate Professor in Chemistry, Government Girls College चोमू। जैसा कि हम पार्ट थर्ड के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट HSAB के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आज हम इसका जो अंतिम पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। जो लेक्चर नंबर 6, इसके अंतर्गत हम HSAB जो सिद्धांत है उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके उपयोग क्या हैं, अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि HSAB जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम विभिन्न अभिक्रियाओं को समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है कि लिथियम आयोडाइड की यदि हम सीजियम फ्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो लिथियम फ्लोराइड बनता है प्लस सीजियम आयोडाइड बनता है। यदि हम इसको देखते हैं तो ये जो F- है इसके अंतर्गत अभिक्रिया में, जो कि सर्वाधिक ऋण विद्युतीय आयन है, एक अत्यधिक धन विद्युतीय सीजियम प्लस आयन के मध्य का बंध प्रबल होना चाहिए और इसके बनने में ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, परंतु यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसे हम HSAB सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिथियम आयोडाइड ये हार्ड और सॉफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो सीजियम फ्लोराइड है वो यहाँ पर सॉफ्ट एंड हार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इसमें लिथियम फ्लोराइड जो कि हार्ड और सीजियम आयोडाइड जो कि सॉफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न होती है कि मृत्यु को प्रीफर करता है और आपका हार्ड को प्रीफर करता है। नंबर 2, दूसरी जो इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है उसके अंतर्गत है कि HSAB सिद्धांत के द्वारा हम विश्व मांगी हीट्रोजीनस जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट मेटल्स हैं जो कि कैटलिस्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं, उनकी बाहरी सतह के ऊपर केवल सॉफ्ट बेस का ही वो अवशोषण करते हैं, वो मृदु क्षारों का ही अवशोषण सतह के ऊपर करते हैं, क्योंकि उसमें भी सॉफ्ट की प्रक्रिया फॉलो होती है। नंबर 3, तीसरा जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है उसमें है कि HSAB सिद्धांत के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कठोर विलय पदार्थ कठोर विलायकों में विलयशील होते हैं और मृदु विलय पदार्थ मृदु विलायकों में विलयशील होते हैं। यानी सॉफ्ट जो पदार्थ है वो सॉफ्ट विलायकों में, हार्ड पदार्थ हार्ड विलायकों में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। उसके बाद नंबर 4 जो कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं इसके अंतर्गत, बहुत बाहर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1 4th पॉइंट का पहला बिंदु कि कॉपर +2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 जैसे कठोर अम्ल कार्बोनेट व ऑक्साइड जैसे कठोर क्षारों के साथ संयुक्त होकर प्रकृति के अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट व एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। यानी ये जो धनाइन हैं जो कि कठोर अम्ल होते हैं वे कठोर क्षारों के साथ साल्ट के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट व एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो बिंदु है उसके अंतर्गत है कि कॉपर +1, सेकेंड पॉइंट इसका सिल्वर +1, Hg+2 जैसे मृदु अम्ल, ये सॉफ्ट एसिड है, तो ये सॉफ्ट क्षार यानी कि सल्फाइड आयन S-2 जैसे मृदु क्षार ऋण आयनों के साथ संयुक्त होकर सल्फाइड अयस्क के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु है इसका कि निकिल +2, लेड +2, कॉपर +2 जैसे मध्यवर्ती सल्फाइड व कार्बोनेट दोनों के लवणों के रूप में प्रकृति में मिलते हैं। ये जो है बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं, तो बॉर्डर लाइन ये सल्फाइड के साथ में भी अयस्क के रूप में मिल सकते हैं और कार्बोनेट के साथ में भी, जैसा इसके साथ में जो
ऋण आयन जुड़ेगा वैसे ही इनकी प्रकृति में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 5वां बिंदु है कि सिल्वर आयोडाइड का ये जो Ag2 माइनस संकुल आयन स्थायी है, जबकि Ag(F2) आयन जो है संकुल आयन वो अस्थायी है। क्यों? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सिल्वर यहाँ सॉफ्ट एसिड है और I माइनस आयोडाइड यहाँ पर सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट के बीच में जो अभिक्रिया होगी उसकी वजह से संकुल यौगिक स्थायी होगा, जबकि जो दूसरा संकुल यौगिक है Ag के साथ में, Ag+ के साथ में यदि F- संकुल यौगिक बनाता है तो वो अनस्टेबल होता है और बनता ही नहीं है यहाँ तक कि, क्योंकि वो लेस स्टेबल होता है। ठीक इसी प्रकार इसका अगला बिंदु है कि कोबाल्ट F6- संकुल आयन और दूसरा है कोबाल्ट I6- संकुल आयन। तो इसमें कोबाल्ट जो +3 आयन है वो हार्ड एसिड है और F- जो कि हार्ड बेस है, अर्थात कोबाल्ट का F6 जो -3 संकुल आयन है वो मोर स्टेबल होगा हार्ड रिएक्शन के कारण। ठीक इसी प्रकार इसका जो दूसरा पार्ट है कोबाल्ट के साथ में यदि आयोडाइड आयन जुड़ता है तो वो सॉफ्ट बेस होने की वजह से वो लेस स्टेबल होगा। उसके पश्चात तीसरा एग्जाम्पल है कि कैडमियम के साथ में CN4-2 के साथ संकुल यौगिक बनता है ये, तो ये अधिक स्थायी है, जबकि कैडमियम अगर NH3 के साथ में संकुल यौगिक बनाता है CD कैडमियम NH3 4 +2 चार्ज संकुल आयन के ऊपर की तुलना में ये कैडमियम CN के साथ में जो संकुल यौगिक बनाता है वो मोर स्टेबल है। क्यों? बिल्कुल सिंपल इसमें भी कि इसमें कैडमियम +2 आयन एक सॉफ्ट एसिड है, तो CN- आयन ये सॉफ्ट बेस है, दोनों मिलकर के SS सॉफ्ट के कारण स्थायी संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि NH3 हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट हार्ड प्रक्रिया के कारण लेस स्टेबल होता है। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है बिंदु नंबर 6 आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक अम्ल सामर्थ्यता को भी हम HSAB सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। हैलो जो आयन है हैलाइड आयन, उनकी कठोरता का क्रम घटता हुआ क्रम है। F के बाद में क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये इनकी कठोरता का घटता हुआ क्रम है। चूँकि H+ एक कठोर अम्ल है तो इसके साथ में HF जो है बनेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर क्लोरीन के साथ में अगर करेगा तो HCl लेस स्टेबल होगा उसकी तुलना में। अब इसकी अपन बात करें कि ये जलीय विलयोजन यानी कि बंधन की सामर्थ्यता जो है उनकी इसी प्रकार से घटेगी। जलीय विलयन में यदि हम इनको वियोजित करते हैं तो इनकी जो विलेयता है वो का विपरीत क्रम होगा, क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा, वो सबसे पहले घुलेगा, अर्थात HF की तुलना में HCl जल्दी घुलेगा, HCl की तुलना में HBr जल्दी घुलेगा और HBr की तुलना में HI जल्दी घुलनशील होगा। अगला बिंदु नंबर 7 है कि पैलेडियम व प्लेटिनम जैसे धातु जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे CO कार्बोनिल, ओलेफिन, फॉस्फोरस तथा आर्सेनिक लिगेंडों से विषाक्त हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है क्योंकि ये धातु मृदु अम्ल है, पैलेडियम व प्लेटिनम तथा CO कार्बोनिल आदि मृदु क्षार हैं, अतः ये तुरंत धातु की सतह पर तीव्रता से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर पाए जाने वाले सक्रिय बिंदु ब्लॉक हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भर जाते हैं और उसकी उत्प्रेरकीय क्षमता नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला बिंदु HSAB सिद्धांत 8वां बिंदु कि HSAB सिद्धांत के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के SN1 व SN2 क्रिया विधियों एवं अभिक्रियाओं के वेग को समझाया जा सकता है। 9वां बिंदु परिवर्ती संयोजकता वाले धातुओं की कठोरता उनकी आक्सीकरण अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जैसे निकिल टेट्राकार्बोनिल जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर निकिल की शून्य आक्सीकरण अवस्था है तो वो सॉफ्ट है। फिर उसके बाद में निकिल सेकंड जो कि सीमावर्ती है उसके अंदर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, निकिल सेकंड है +2 है, जबकि
जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकिल 4th कठोर हो जाता है, अर्थात 0 के अंदर सॉफ्ट है, फिर 2 के अंदर वो बॉर्डरलाइन है, और जब निकिल की आक्सीकरण अवस्था 4 है तो वो कठोर हो जाता है। किसी भी अभिक्रिया का अंतिम बिंदु है कि किसी भी अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण HSAB सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इसमें 2 अभिक्रियाएं दे रखी हैं A और B कि H+ आयन की CH3HgOH के साथ अभिक्रिया करवाएं या H+ आयन की CH3HgSH। यहाँ पर OH और मेथिल मरकरी, तो मेथिल मरकरी सॉफ्ट एसिड है और OH हार्ड एसिड है। दूसरे केस में मेथिल मरकरी सॉफ्ट और SH सॉफ्ट, तो डायरेक्शन क्या होगी? तो फर्स्ट अभिक्रिया के अंदर क्योंकि सॉफ्ट हार्ड था तो हार्ड को प्रीफर करने के चक्कर में ये के वजह से OH- आयन आपका H+ से अभिक्रिया करके H2O बना लेगा, अर्थात अभिक्रिया आपकी अग्र दिशा में संपन्न होगी। ठीक इसी प्रकार जो सेकंड रिएक्शन है उसके अंदर H+ तो हार्ड है और ये दोनों सॉफ्ट हैं, तो दूसरी जो बन रहा है इसमें प्रोडक्ट, उसमें H2S यानी कि हार्ड सॉफ्ट जो कि लेस स्टेबल होता है, एक मेथिल मरकरी धनायन, अर्थात अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न नहीं होगी, इसकी रिवर्स यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया संपन्न होगी। ओके, बाय।